नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नए महीने का आगाज करेंगे और इसमें देखेंगे 1 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर और इसी में हम लोग सम्मिलित करेंगे, देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, जो कि आपके झारखंड के आगामी सभी एग्जामों के लिए ये कारगर सेशन होगा। तो आज का पहला सवाल बोल रहा है कि NH-25 गढ़वा बाईपास की शुरुआती पॉइंट संख्या से भोगुल लहलहे तक NH-4 लेनिंग की स्वीकृति जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा दे दिया गया है और जिसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 49 किलोमीटर लंबी है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये सड़क करीब कितने करोड़ की लागत से बनेगा। तो देखिए इसमें है 841.90 करोड़ रुपया। तो आप देख सकते हैं ये किसके करीब है, तो 842 करोड़। तो कभी कभी क्या करेगा 842 की जगह कहीं कहीं हम देखें कि 850 करोड़ दिया हुआ है, तो जैसा ऑप्शन देता है उस अनुसार आप लोग चल सकते हैं। जब गढ़वा की अगर बात किया जाए तो यहाँ से विधायक पूछेगा कि वर्तमान में विधायक कौन है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं और ये वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री भी हैं, जो कि इनका मंत्रालय है पेयजल मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं, जिनका नाम क्या हो जाएगा, मिथिलेश ठाकुर। तो आपसे पूछेगा कि गढ़वा से अभी विधायक कौन है, तो मिथिलेश ठाकुर हो जाएंगे। जब यहाँ परिवहन के बारे में अगर बात हो रहा है तो केंद्र में पूछेगा कि बताइए कि राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री कौन है, तो आपका सही आंसर क्या चला जाएगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री जो हैं ये नितिन गडकरी हो जाएंगे। नितिन गडकरी का चुनाव क्षेत्र अगर आप लोगों से पूछ दे, यानी कहाँ से जो है ये चुनाव लड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। और नागपुर को हम लोग क्या बोलते हैं, संतरों का शहर बोलते हैं। अब जब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे केंद्र में के जो परिवहन मंत्रालय का, तो आपसे पूछेगा कि झारखंड में जो अभी कैबिनेट है वर्तमान में, तो वहाँ पे परिवहन मंत्री कौन है, यानी कि झारखंड के अभी परिवहन मंत्री कौन है, इनका नाम है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन कौन से पार्टी से हैं, तो चंपई सोरेन जो है ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। जो अभी वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है झारखंड में, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। जो वर्तमान में अभी हेमंत सोरेन का नाम सुन रहे हैं, वो कौन से पार्टी से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और झारखंड के 11वें नंबर के CM हैं। चंपई सोरेन क्या बोलेगा कि ये कहाँ से विधायक हैं, तो सरायकेला से। कहाँ से, सरायकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 जगह से विधायक अभी वर्तमान में झारखंड में 81 विधायक हैं। 81 विधायक में से 2 विधायक आपको अभी याद कराए कि एक विधायक जो है ये गढ़वा से याद रखना है, जो कि जिनका नाम है मिथिलेश ठाकुर, और एक सरायकेला से अगर पूछेगा तो क्या बताना है, चंपई सोरेन। दोनों का दोनों जो है ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किलोमीटर में आपको हम भी इसलिए बोल दिए कि 49 किलोमीटर के, ये लगभग में आपको याद करना है, इतना नहीं, एग्जैक्ट नहीं याद करना है। 49 किलोमीटर और यहाँ पे कितना 842 करोड़ रुपया इस पे आएगा, ये भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ 49 किलोमीटर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 842 करोड़। अब इसके बाद देखेंगे कि गढ़वा जो है ये किसके किसके साथ जो है ये सीमा साझा करता है, तो इधर बिहार से भी टच करता है, उत्तर प्रदेश से, और आपका छत्तीसगढ़ से टच करता है। वहीं अगर बात किया जाए तो झारखंड में कितने जिला है, तो 24 जिला है। तो 24 जिला में जो है 10 जिला जो ऐसे हैं जो कि बिहार से लगते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि बिहार से 10 जिला लगते हैं, इसको काउंट करिएगा, बढ़िया से मैप को दिखेगा। तो 10 ऐसे जिला हैं झारखंड का जो कि बिहार से टच करते हैं, और झारखंड के 2 ही ऐसा जिला है जो कि किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जैसे आप देखिएगा झारखंड का पूरा देख लीजिएगा तो झारखंड जो है ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से। वहीं अगर बात किया जाए 2 जिला कौन सा है, तो एक आपका लोहरदगा हो जाएगा और एक आपका खूंटी हो जाएगा, जो कि जो है किसी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। लोहरदगा और गुमला जो है ये 1983 में बना था, यानी कि 1983 में ये बना था। और हजारीबाग जो है यहाँ का सबसे पुराना जिला के रूप में हम लोग जानते हैं। सबसे नया जिला यानी कि 24वां जिला कौन है, तो आपका रामगढ़ है, और खूंटी केवां जिला है, 23वां जिला है। और ये सब चीज़ें जो है आप लोग को याद रखना होगा। अगर बोलेगा कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो साहिबगंज। सबसे पूर्वी बोलेगा तो पाकुड़ हो जाएगा। सबसे दक्षिणी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा, जो कि झारखंड का सबसे बड़े जिला के रूप में जाना जाता है। गढ़वा की अगर बात किया जाए तो ये पश्चिमी जिला, यानी कि झारखंड के सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा। अब देखिए आप लोग के लिए ये सेशन कुछ मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि सभी लोग इससे आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ये आपके सांसद महोदय इसी में से कोई एक होंगे। क्योंकि झारखंड में अगर अभी बात किया जाए तो लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, तो लोकसभा सीट की अगर बात की जाए कितने लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट की अगर बात की जाए 6 है। अगर पूछेगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने दिनों का होता है,
ये 5 सालों का होता है। कितने? 5 सालों का। और राज्यसभा जो होता है इसके कार्यकाल कितना दिनों का होता है? तो 6 साल का होता है। अगर कोई मान लिया जाए कि राज्यसभा का मेंबर बनना होता है, उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा का अगर होना चाहिए तो 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए लोकसभा के लिए अगर पूछ लिया जाए तो कितना न्यूनतम आयु? तो 25 वर्ष होना चाहिए। तो लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस को, जिसको आप लोग सुने होंगे उच्च सदन और निम्न सदन। तो जो लोकसभा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निम्न सदन। और राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस के रूप में, यानी कि उच्च सदन के नाम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17वीं लोकसभा का जो रिजल्ट आया था 2019 में आया था। तो उस समय आपको 14 जो सांसद हैं लोकसभा के, उनके नाम आपको याद रखना है जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो इनमें 2 महिला हैं। जैसे मान लिया जाए 14 लोकसभा है यहाँ का, तो कितने ऐसे सीट हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीते गए? तो इसमें 11। तो बचा कितना? तो यहाँ 3 हो गया। तो 3 में एक आपका कांग्रेस का हो गया, एक आपका कांग्रेस हो जाएगा, एक आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक आपका आजसू पार्टी, आजसू पार्टी हो जाएगा। और यहाँ पे काउंट करिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो देखिए सबका नाम आपको याद रखना है। 2 चीज़ केवल याद रखना है, एक तो नाम याद रखना है, दूसरा पार्टी, और तीसरा चुनाव क्षेत्र, यानी कहाँ से ये सांसद हैं लोकसभा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला नाम आता है अन्नपूर्णा देवी का, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं और ये कहाँ से हैं? कोडरमा से सांसद हैं। एक और चीज़ जानना है यहाँ पे कि अन्नपूर्णा देवी क्या कैबिनेट में मंत्री हैं? जी हाँ, कैबिनेट में जो मोदी सरकार का कैबिनेट है उसमें शिक्षा राज्य मंत्री हैं। शिक्षा राज्य मंत्री पूछेगा कि कौन है वर्तमान में? तो अन्नपूर्णा देवी, जो कि राज्य मंत्री हैं शिक्षा में, ये जाके कैबिनेट में जो शिक्षा मंत्री है उनको जाके रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहाँ पर देखिए नाम में थोड़ा क्या होता है ना, ये ऑफिशियल में जो नाम का जो लास्ट वाला जो होता है वो शुरू में लिखा हुआ रहता है। तो सुदर्शन भगत के पूछेगा कि कौन सा पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से। कहाँ से हैं? सांसद हैं तो लोहरदगा से लोकसभा सांसद हैं। वही बोलेगा चंद्र प्रकाश चौधरी, देखिए ये आजसू पार्टी से हैं। तो ये VVI सवाल रहेगा, आजसू पार्टी से संबंधित हैं। और ये कहाँ से पूछेगा कि लोकसभा सांसद हैं? तो गिरिडीह, गिरिडीह को हम लोग सोलर सिटी के रूप में जानते हैं, सोलर सिटी। निशिकांत दुबे का नाम तो भूलना नहीं है क्योंकि ये बीजेपी के जाने माने नेता हैं। और ये कहाँ से हैं? तो गोड्डा से हैं, गोड्डा से हैं। और आपको ये याद रखना है कि गोड्डा से पूछेंगे कि लोकसभा सांसद कौन है? तो निशिकांत दुबे। गोड्डा से लेकर आपका नई दिल्ली तक एक ट्रेन चला था जिसका नाम था हमसफर एक्सप्रेस। विजय कुमार हंसदा का भी नाम नहीं भूलना है। ये कौन से पार्टी से हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ना 2022 में अपना 50वां स्थापना दिवस मना लिया है, 50 वर्ष पूरा कर लिया है। और ये कहाँ से लोकसभा सांसद है? तो राजमहल से। अगला नाम आता है गीता कोड़ा का। तो गीता कोड़ा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं और ये कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? तो सिंहभूम से हैं। विद्युत वरण महतो का नाम नहीं भूलना है, ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं और कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? जमशेदपुर को। और जमशेदपुर को आप लोग याद रखिएगा, जमशेदपुर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जमशेदपुर का पुराना नाम आप लोग को याद रखना है साक्षी। और ये किसका हेडक्वार्टर है? कौन सा जिला का? तो पूर्वी सिंहभूम का नाम आप लोग जानते होंगे। पूर्वी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है? तो जमशेदपुर हो जाता है। और जमशेदपुर को हम लोग औद्योगिक नगर के रूप में भी जानते हैं, औद्योगिक नगर के रूप में झारखंड में जानते हैं। और जब उद्योग धंधा अगर कोई चलाना होता है तो क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि विद्युत का। तो आप वैसे याद कर सकते हैं कि जमशेदपुर को जैसे ही नाम आएगा तो औद्योगिक नगर के रूप में जानते हैं। और उद्योग को चलाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है? तो विद्युत का। तो यहाँ देखिएगा तो विद्युत लगा हुआ है। तो विद्युत वरण महतो जो कि जमशेदपुर। और जमशेदपुर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी के रूप में हम लोग जानते हैं, इस्पात नगरी। और इसी को पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये किनके नाम पर रखा गया है? जमशेदपुर पूछेगा कि किनके नाम पर रखा गया है? तो जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया है। और कौन रखा था? तो चेम्सफोर्ड ने रखा था। अर्जुन मुंडा का चुनाव क्षेत्र बोलेगा कि कौन सा है? तो ये खुंटी, यानी कि खुंटी से लोकसभा सांसद है। और कौन से पार्टी से? तो बीजेपी पार्टी से। और ये अभी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, ट्राइबल मिनिस्टर। तो झारखंड के आपको याद रखना है एक अर्जुन मुंडा का और एक अन्नपूर्णा देवी का, जो कि ट्राइबल, एक तो आपका ट्राइबल मिनिस्टर हो जाएंगे और एक एजुकेशन में है स्टेट मिनिस्टर, यानी कि शिक्षा राज्य मंत्री उसको बोल सकते हैं। अगर पूछेगा कैबिनेट में ट्राइबल मिनिस्टर कौन है तो आपको याद रखना है जनजातीय मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा। और इसके अलावा इनको एक और मंत्रालय मिला हुआ है, भारतीय तीरंदाजी संघ। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बोले गए हैं कि कौन है? तो वर्तमान में अर्जुन मुंडा है। और अर्जुन मुंडा जो है ये झारखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। झारखंड के पहले सीएम अगर पूछ दिया जाए कि कौन थे तो आप लोग को बताना है बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे, बाबूलाल मरांडी। दूसरे कौन थे? अर्जुन मुंडा। तीसरे बोलेंगे तो कौन? तो शिबू सोरेन हो जाएंगे।
वहीं विष्णु दयाल राम की अगर बात की जाए, ये कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? पलामू से। और पलामू का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? डाल्टनगंज होता है, डाल्टनगंज हो जाता है। और ये कौन से पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से, क्योंकि 14 में से 11 तो बीजेपी है, बाकी 3 को याद रखिए, केवल सब का सब नहीं याद करना, 3 को याद रखिएगा तो अपने आप जो है 11 आपको अलग हो जाएगा। विष्णु दयाल जो राम है ये बीजेपी सांसद हैं, कहाँ से? तो ये हैं पलामू से। रांची से पूछेंगे कि लोकसभा सांसद कौन है? बीजेपी पार्टी से, इनका नाम है संजय सेठ। अगला नाम आप लोग के स्क्रीन पे दिया हुआ है पशुपति नाथ सिंह। पशुपति नाथ सिंह धनबाद, जो कि कोयला नगरी से ये सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से। वहीं बात किया जाए, 2 नाम आप लोगों को देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एक सुनील सोरेन है, एक सुनील सिंह है। दोनों में एक बहुत सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, दोनों जो हैं ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। बाकी दोनों का बताइए, एक ही जगह से दोनों सांसद थोड़ी हो सकता है, एक जगह से एक ही गुना रहेगा। तो ये दोनों अलग अलग जगह से सांसद हैं। तो पूछेगा चतरा से लोकसभा सांसद कौन है? तो इनका नाम है सुनील कुमार सिंह। दुमका से पूछेगा तो इनका नाम है सुनील सोरेन। और दुमका से अगर विधायक का नाम पूछ दे कि वर्तमान में दुमका से विधायक कौन है, क्योंकि दुमका जो होता है ये झारखंड की दूसरी राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं, या झारखंड की उप राजधानी। जैसे झारखंड की राजधानी जो होता है ये रांची होता है, मगर दूसरी राजधानी या उप राजधानी बोलेगा तो दुमका हो जाएगा। और दुमका में नया एयरपोर्ट भी बनाने की बात किया गया है। और यहाँ पर देखिएगा सुनील सोरेन का अगर बात करें तो ये दुमका से विधायक बोलेगा तो कौन हो जाएंगे? बसंत सोरेन। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? बसंत सोरेन है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो ये तो हम बता दिए लोकसभा सांसद। अब पढ़ेंगे हम लोग राज्यसभा सांसद, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा की सीट कितने हैं? झारखंड में राज्यसभा की सीट जो है ये 6 हैं। 6 में हाल ही में रिसेंट में यानी कि 2022 में जुलाई महीने में 2 लोगों को हाल ही में शामिल किया गया है, क्योंकि आपको महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का जो पद था ना वो खाली हो गया था, उसको भरने के लिए जो महुआ माझी को चुना गया है। और किनको? आदित्य प्रसाद साहू को। तो महुआ माझी जो हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं और आदित्य प्रसाद साहू बीजेपी पार्टी से हैं। अब 2022 में ज्वाइन किए हैं। तो आपको हम बताएं कि जो राज्यसभा का अगर मेंबर होता है उनका कार्यकाल कितने दिनों का? 6 साल का। तो 6 साल अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2028। तो आगे आपको 2028 तक अगर कोई एग्जाम देना है तो इन लोग का नाम तो आप लोग को भूलना नहीं है। और महुआ माझी जानी मानी लेखिका भी हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब देख सकते हैं 4 नाम और हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं समीर ओरांव, ये हैं दीपक प्रसाद, आदित्य साहू हो जाएंगे, धीरज प्रसाद हो जाएंगे, और ये शिबू सोरेन। पूछेगा शिबू सोरेन और ये आपका दीपक प्रकाश हो जाएंगे, ये कब से कब तक था? देखिए सबसे पुराना यानी कि याद रखना है तो समीर ओरांव का नाम याद रखिए, और यहाँ पे धीरज प्रसाद। इन लोग बने थे कब से? ये 2018 में ज्वाइन किए थे, यानी कि इनको बनाया गया था राज्यसभा सांसद, और समीर ओरांव को 2018 में। और 2018 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2024 तक। तो 2 साल आगे भी आपको याद रखना। अगर 22 अभी चल रहा है, 22 में एग्जाम देते हैं, 23 में देते हैं, 24 में देते हैं, तो वहाँ तक आपको भूलना नहीं है चीज़ें। तो 2018 से लेकर 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा, और यहाँ धीरज प्रसाद का भी रहेगा 2024 तक। वहीं अगर दीपक प्रकाश की अगर बात की जाए, ये 2020 में लोग बने थे, 2020 से 2026 तक। और यहाँ शिबू सोरेन के भी पूछ दिया जाए तो 2020 से 26। तो कार्यकाल 3 चीज़ याद करवाएं। एक तो आपका झारखंड से तो आपको याद हो गया कौन कौन है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये महुआ माझी हैं, इनका नाम है समीर ओरांव, यहाँ पे है दीपक प्रकाश, आदित्य साहू हो जाएंगे, ये धीरज प्रसाद साहू हो जाएंगे, शिबू सोरेन हो जाएंगे। तो शिबू सोरेन और इनका दीपक प्रकाश का अगर बात की जाए 2026 तक रहेंगे इनका कार्यकाल। वहीं आपका समीर ओरांव और आपका एक और नाम है धीरज प्रसाद का, तो इनका कब तक रहेगा? 2024 तक। और नए जो बने हैं वो 2028 तक रहेंगे। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ कितना रुपया सहायता राशि दिया जाएगा? अभी देख सकते हैं कि बारिश नहीं होने की वजह से बहुत सारे फसल को है नुकसान झेलने पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि अगर 30% से लेकर अगर 50% तक अगर क्षति होता है तो आपको सरकार जो है प्रति एकड़ 3,000 रुपया देगा। अगर 50% से अधिक होता है, 50% से अधिक होगा तो आपको 4,000 रुपया जो है ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसके लिए आवेदन किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन जो है ये 15 सितंबर 2022 तक लिया जाएगा। और इसमें दोनों तरह का, जैसे खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है, तो रबी फसल के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, खरीफ फसल के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें अगर आपका 30% से लेकर 50% तक का अगर क्षति होता है तो 3,000 रुपया सरकार जो है प्रति एकड़ देगा। अब कहिएगा किसी का 10 एकड़ भूमि होगा तो 10 एकड़ के लिए नहीं, ये अधिकतम आप ले सकते हैं 5 एकड़ तक ही। 5 एकड़ तक ही ये रूल जो है ये फॉलो होता है। और न्यूनतम जो होना चाहिए 10 डिसमिल आपका ज़मीन होना चाहिए, तभी इसके लिए आप आवेदन भर सकते हैं।
अगला देखिएगा, इस तरह का सवाल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किसान फसल राहत योजना जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह ले लिया है, दिसंबर 2020 में इसको शुरू किया गया था, तो कौन सा राज्य सरकार के द्वारा? तो ये इसी योजना को हम लोग ना शुरू किए थे, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा राहत योजना है, वो झारखंड के द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया था? किसान फसल राहत योजना। और इसी के तहत जो है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो इस शुरू कब किया गया था? तो 29 दिसंबर 2020 को हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें अगर प्राकृतिक आपदा होता है, जैसे जहाँ कहीं पे अगर बर्फबारी वगैरह हो गया जिससे फसल नुकसान हो जाता है, तो उसमें सरकार उसको मुहैया जो है नुकसान के रूप में जो पैसा वगैरह अर्जित करते हैं, ताकि किसान अपने जीवन यापन को व्यतीत कर सकें। अगला सवाल, झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत प्रतिवर्ष 500 बच्चों और 500 वयस्कों के हृदय संबंधी बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दोनों के बीच में एक MOU पे साइन हुआ है, ताकि 500 बच्चों और 500 वयस्क की हृदय संबंधी बीमारियों का मुफ्त इलाज हो सके। वयस्क का मतलब होता है 18 से लेकर 65 वर्ष तक के, और इनके लिए कोई रोगी है उनको भी पैसा नहीं देना है। अगर कोई मान लीजिए राज्य सरकार है उनको भी पैसा नहीं देना, क्योंकि एक NGO है ये NGO जो है ये सभी जगह संचालित किया जाता है। जैसे उड़ीसा हो गया, ज़्यादातर जगह पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के साथ भी इसका MOU पे हस्ताक्षर हुआ है। और इसके तहत बोला जा रहा है बाबू कि 18 वर्ष तक का जो भी होगा ना, 3 माह से लेकर 18 वर्ष, और इसके अलावा जो 18 से 65 वर्ष के होंगे उनको भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो है इलाज किया जाएगा, हृदय का इलाज होगा। और कहाँ पे होगा? जो रोगी का इलाज होगा कहाँ पे होगा? तो इसका इलाज होगा राजकोट में होगा, और या अहमदाबाद में अस्पताल में यहाँ से जो है रेफर वगैरह करके वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनका इलाज कराया जाएगा। इसके अलावा बोला जा रहा है सरकार के द्वारा जो भी रोगी होंगे या उनके साथ जो लोग होंगे उनको अस्पताल तक जाने के लिए 10,000 रुपये की राशि भी मुहैया कराया जाएगा। तो आपको ये सवाल भूलना नहीं है कि पूछेगा कि किसके साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है, तो प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन। अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड के अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मिनिस्टर कौन है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री अगर पूछ दिया जाए कि कौन है, तो इनका नाम है बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता का नाम नहीं भूलना है आप लोगों को, बन्ना गुप्ता। अगला नंबर सवाल है 4 नंबर। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि कैबिनेट में हाल ही में एक निर्णय लिया गया, जिसमें जो है 29 प्रस्ताव की स्वीकृति मिली थी, मंजूरी मिल गया था, जिसमें केवल कुछ है चीज़ें जो आप लोगों को याद रखना है। पहला कि पंचायत निर्वाचन 2022 में जो चुनाव होगा उसके लिए जो भी कर्मियों को क्या किया जाएगा कि यात्रा भत्ता वगैरह की भी मंजूरी दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रेजा फाउंडेशन है उसके द्वारा ऐसा बोला गया सरकार के द्वारा कि वो 8 नए जो पॉलिटेक्निक संस्थान है उसका संचालन करेगा। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 था उसको लागू कर देने की भी मंजूरी दे दिया गया है। ये याद नहीं करना है, ये भी याद नहीं करना है। यहाँ पे ये याद करना है, विधायक योजना है बाबू, तो विधायक से संबंधित है तो जरूर कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो विधायक योजना की राशि प्रति विधायक प्रति वित्तीय वर्ष 4 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 करोड़। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना है इसकी भी मंजूरी मिल गया है। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय जो साक्षी जमशेदपुर में है, वहाँ पे 500 शैय्या वाले नए अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। तो नया जो अस्पताल का निर्माण किया जाएगा कहाँ पे किया जाएगा? जमशेदपुर में किया जाएगा। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला है कि राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाने के लिए नीति निर्धारण हेतु दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और झारखंड हृदय चिकित्सा योजना प्रारंभ करने के लिए किसके साथ साइन हुआ है MOU पे? तो आपको याद रखना है प्रशांति मेडिकल सर्विसेज के साथ में हुआ है। और कौन कर रहा है? तो झारखंड का जो स्वास्थ्य विभाग है वो किया है। अगला सवाल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 सदस्यीय मैकेनिकल टीम ने फ्रिक्शन टेस्ट करने के बाद झारखंड के कौन से एयरपोर्ट को उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया है? अभी देखिए यहाँ का एयरपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है चर्चा बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में देवघर एयरपोर्ट है ना, देवघर एयरपोर्ट जो है इसका हाल ही में जो है उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जुलाई को। और इसका लागत जो आया है देवघर एयरपोर्ट का कितना आया है? 401 करोड़ रुपया आया हुआ है। 401 करोड़ रुपया लागत आया था। तो पहले से तो रांची एयरपोर्ट था, पहले से रांची एयरपोर्ट था, फिर देवघर अभी हाल ही में बन गया, पूरी तरह से संचालन हो रहा है। अब बोकारो के बारे में बोला जा रहा है कि इसको फिट का मतलब बोल सकते हैं फिट हो गया है। अब यहाँ पे जो है उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया है। अब केवल DGCA का जो रिपोर्ट है ना उस पर निर्भर करेगा, उसको भेजा गया है, अब वो क्या निर्णय देता है। और इसके अलावा जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हाल ही में देवघर आए थे, उनके द्वारा बोला गया कि पहले से 2 हो गया, 3 और नए, जैसे दुमका एयरपोर्ट को जल्द ही संचालन करने की बात किया गया, जमशेदपुर एयरपोर्ट को और बोकारो एयरपोर्ट को।
तो टोटल अगर ये बन जाता है तो झारखंड में कितने एयरपोर्ट हो जाएंगे? 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे। अब बोकारो एयरपोर्ट को लेकर हाल ही में चर्चा में था कि इससे संबंधित बोला जा रहा है कि 1732 जो पेड़ हैं जहाँ पे रुकावट करेगा उसको जो है ना हटाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और इसके अलावा पूछेगा कि बोकारो एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास कब किया गया था? तो 25 अगस्त 2018 को किया गया था, 25 अगस्त 2018 को। और उस समय पूछेगा कि यहाँ के सीएम कौन थे? तो रघुवर दास थे। कौन थे? रघुवर दास थे, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम हैं। और कौन से पार्टी से? तो भारतीय जनता पार्टी से। तो टेस्टिंग करने के लिए होता क्या है, देखिए जल्दी में जो AAI बोल सकते हैं, यहाँ पे जो टीम आई वहाँ पे आने के बाद क्या करे कि जो भी उड़ान भरने के लिए जो रनवे होता है या उतरने के लिए रनवे होता है, वहाँ पे स्वीडिश कंपनी की फ्रिक्शन टेस्ट कार जो होता है उसको चला के देखा गया। वहाँ पे 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहाँ पे पानी का जो है ना फिसलन वगैरह चेक किया जाता है, पानी वगैरह गिराया जाता है, उस पर चेक किया जाता है कि फिसलन कैसा है, ब्रेक मारने के बाद क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तरह से फिट हो गया है आपका। तो आपको याद रखना है कि अगला जो एयरपोर्ट हम लोग को मिलने वाला है वो बोकारो एयरपोर्ट के रूप में मिलेगा। अगला सवाल है 5 नंबर, बोल रहा है कि झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर बसंत कुमार मित्तल। और ये कहाँ से बिलोंग करते बाबू? ये रांची से बिलोंग करते हैं। और ये हराएं किनको? तो अशोक भालुटिया को हराए, जो कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आप लोग को जमशेदपुर के जाने माने बिजनेसमैन है अशोक भालुटिया को हराएं। और ये कितने वोट से हराए? तो 501 वोट के लिए। और ये जो अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है ये कितने सालों के लिए? 2022 से लेकर 24 तक का रहेगा, यानी कि 2 साल बोल सकते हैं। ये उम्मीदवार जो उतरे थे यानी कि बसंत कुमार मित्तल, ये कितने सालों के लिए रहेंगे? 2 साल के लिए। अगला सवाल है 6 नंबर, 5 नंबर सवाल हो गया। 6 नंबर सवाल है कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पे 4 दिवसीय दौरे पे भारत पहुंचे हैं? मालदीव की बात किया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? माले हो जाएगा। तो मालदीव के राष्ट्रपति बोल रहे हैं तो मोहम्मद इब्राहिम सोलेह हो जाएंगे। पूछ रहा था सवाल कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है जो कि भारतीय दौरा पे आए हैं? तो इनका नाम है मोहम्मद इब्राहिम सोलेह। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे। यहाँ पे जो 15वीं राष्ट्रपति नई बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनसे मिलेंगे। इसके अलावा जो अभी भारत में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनसे भी ये मुलाकात करेंगे। आपको बता दूं कि आरिफ अलवी के पूछेगा कि ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान। और रानिल विक्रमासिंघे कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के, श्रीलंका के राष्ट्रपति। और व्लादिमीर जेलेंस्की पूछेंगे कहाँ के हैं? तो ये बहुत चर्चे में रहते हैं, तो यूक्रेन का हो जाएंगे। तो यूक्रेन, श्रीलंका और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा से रिसेंट में भी रहे हुए हैं, मुद्दा में बने हुए हैं इन लोग। 7 नंबर सवाल है, म्यांमार की सैन्य सरकार ने आपातकाल की स्थिति को कब तक बढ़ा दिया बाबू? तो इसका सही आंसर 6 महीना और बढ़ा दिया है, तो फरवरी 2023 तक। क्योंकि म्यांमार में क्या है, बोला जा रहा है ऐसा कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पे चुनाव नहीं करा सकते हैं। सैन्य तख्ता पलट हो गया था, कब हुआ था? 1 फरवरी 2021 को है ना। वो सेना ने सरकार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आंग सान सू को, उनको गिरफ्तार करके और सैन्य तख्ता ला दिया था यहाँ पे। तो 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आईएनएस टर्कस ने 29 और 30 जुलाई 2022 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सा देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी सेनाभ्यास, जिसको बोलते हैं मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है? तो ये फ्रांस के साथ। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? अभी वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक अगर पूछ दिया जाए तो निदेशक तो यही हैं। और पहले थे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन, अब उनकी जगह ले लेंगे तो सीवी अनंत कृष्णन, यानी सीवी अनंत कृष्णन वर्तमान में निदेशक भी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का और अध्यक्ष भी हैं और प्रबंध निदेशक भी। प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष का पद जो मिला है ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में मिला है। अगला है सवाल, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, समाजसेवी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? पुण्यतिथि का मतलब होता है जिस दिन उनका निधन हुआ है। हाल ही में इनका जयंती मनाया गया था 23 जुलाई को, 23 जुलाई को मनाया गया था। और 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था और 1 अगस्त 1920 का इनका मृत्यु हुआ था, यानी निधन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक लोकमान्य होता है, एक लोकनायक होता है। पूछेगा लोकनायक की उपाधि किन्हें दिया गया था, यानी कि लोकनायक के नाम से पॉपुलर कौन थे? तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण याद रखना है। और लोकमान्य बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। किनके द्वारा ये नारा दिया गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किनके द्वारा बोला गया था?
तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया था। चंद्रशेखर आजाद की हाल ही में जयंती भी मनाया गया था, वो उनका जयंती कब मनाया गया था, तो 23 जुलाई को ही। तो 23 जुलाई को दो लोगों का जयंती आप लोगों को याद रखना है। एक तो आपका बाल गंगाधर तिलक जी का जयंती, जिस दिन जन्म लिए थे, और जयंती या एक और बोलेगा तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर आजाद का। अगला सवाल है 11 नंबर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार हाल ही में किसने प्रदान किए हैं। तो ये प्रदान किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। और इसका जो आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जो कि सहकारिता मंत्री और भारत सरकार में गृह मंत्री हैं। वहीं निर्मला सीतारमण की अगर बात किया जाए तो ये कौन सा मंत्रालय के मंत्री हैं, तो ये वित्त विभाग के मंत्री हैं। और यहाँ पर इसके अलावा जो है हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एक वहाँ पे महोत्सव हुआ था जिसको बोलते हैं पोशाक अनाज पाक महोत्सव, इसका भी संबोधन किए थे। और इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ पोशाक अनाज से संबंधित क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र बोला है कि वर्ष 2023 जो होगा उसको अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। और इसमें अगर बोलेगा इसका श्रेय किसे जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इन्हीं की पहल पे ऐसा किया गया है। पूछेगा कि बताइए 2023 को संयुक्त राष्ट्र क्या के दिवस के रूप में मनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज के रूप में इसको मनाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, राजर्षि के नाम से विख्यात एवं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जयंती हाल ही में कब मनाया गया। जयंती यानी जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1882 को। मृत्यु कब हो गया था, तो 1 जुलाई 1962 को हो गया था। तो 1 अगस्त को हम लोग जो जयंती मनाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जाने माने पत्रकार भी थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी नेता के रूप में इनको जाने जाते हैं। और हिंदी को जो है ना कहीं एक योगदान देने वाले में इनका भी नाम आता है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। अगला सवाल 13 नंबर, स्वच्छ पर्यावरण एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है और हाल ही में इसे कौन सा संस्था ने इसको घोषित किया है। यानी कि बोला जा रहा है कि जो स्वच्छ पर्यावरण है एक मानव अधिकार के रूप में है। तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन जो है ना जनरल असेंबली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत और कौन सा देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स-विनवैक्स 2022 का तीसरा संस्करण हरियाणा के जो पंचकुला है वहाँ पे चंडी मंदिर है वहाँ पे शुरू हुआ है। तो ये वियतनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इससे पहले ये जो अभ्यास हुआ था ये 2019 में हुआ था। तो देख सकते हैं बहुत गैपिंग के बाद ये हो रहा है। तो बस याद रखना है वियतनाम आपका सही आंसर जाएगा। 15 नंबर सवाल, यहाँ से सवाल VVI सवाल रहेगा, हर एग्जाम में पूछेगा सवाल। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 अभी चल रहा है बर्मिंघम में चल रहा है। तो अंशिता सुले ने पुरुषों के 73 किलोग्राम फाइनल में कुल 313 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है, तो ये गोल्ड जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अंशिता, 3 चीज़ याद रखना, अंशिता सुले कौन सा खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। कितना वर्ग में, तो 73 kg में, 73 kg में। और कौन सा मेडल जीते हैं, तो गोल्ड जीते हैं। अब देखिए अभी तक का लिस्ट अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मेडल जीता है अभी ऑस्ट्रेलिया, जीत के नंबर 1 पे है, टोटल 50 मेडल। अब दूसरा पे इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो 20 को गोल्ड जीता दिया। आप सोच सकते हैं कि कितना ये आगे चल रहा है। बर्मिंघम में जो ये हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चलेगा। और देखते हैं हम लोग भारत का क्या योगदान आता है, पहले से कुछ बेटर ही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इंडिया का देख सकते हैं 3 को अभी गोल्ड आया है। अभी तक की बात कर रहे हैं 1 अगस्त को जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1 अगस्त तक अगर बात की जाए कुल 6 मेडल आया, जिसमें 3 को गोल्ड था, 2 सिल्वर यानी कि जिसको रजत बोलते हैं, और 1 क्या था, 1 आपका ब्रॉन्ज था यानी कि कांस्य मेडल बोल सकते हैं। तो अगर मेडल तालिका की अगर बात की जाए तो गोल्ड कौन कौन जीता, तो मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा, अंशुता सुल्ली हो जाएगा। और वहीं विद्या रानी देवी और संकेत सरगर जो हैं ये कौन सा मेडल जीते हैं, तो ये सिल्वर जीते हैं। अगर पूछेगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ इसमें सबसे पहला मेडल किनके द्वारा जीता गया था, तो सबसे पहला जो मेडल आया था बाबू वो सिल्वर मेडल के रूप में आया था। और संकेत सरगर यानी कि संकेत सरगर के द्वारा पहला मेडल जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ उसमें जीता गया। वहीं अगर बात किया जाए कांस्य पदक एक आया है जिनका नाम है गुरु राजा, यहाँ पे गिरिराज नहीं होगा, गुरु राजा यानी कि गुरु राजा पुजारी के द्वारा क्या हुआ कि यहाँ पे जो है कांस्य। तो यहाँ पर टोटल आप काउंट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 ब्रॉन्ज होता है जो कि गुरु राजा पुजारी के द्वारा जीता जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मीराबाई चानू जो है 49 किलोग्राम जो भार है उसमें खेलती हैं और ये गोल्ड जीती हैं। वहीं गोल्ड में जेरेमी लाल रिनुंगा का नाम आता है,
जो कि मेंस वर्ग का 75 केजी में। बहुत सारे लोग जेरेमी लाल रिनुंगा से थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, महिला है पुरुष हैं, तो आपको याद रखना मेंस हैं। मेंस कैटेगरी में अंशुता जो सिल्ली हैं उनको मिला और ये गोल्ड जीते हैं। और ये कौन से वर्ग में खेलते हैं? 73 केजी में। अगला नाम आता है संकेत सरगर का, जो कि सिल्वर मेडल जीते हुए हैं और ये सबसे पहला मेडल यही लाए तो कॉमनवेल्थ गेम में अब्बर इस वर्ष की अगर बात की जाए 2022 में। और ये 55 केजी वर्ग बाहर में ये खेलते हैं। और इसके अलावा विंध्या रानी देवी का नाम आप लोग को याद रखना है, ये भी सिल्वर जीता जाता है। 2 सिल्वर, एक आया संकेत सरगर के रूप में और एक विंध्या रानी देवी के बारे में। तो बहुत सारे भी मेडल देखने को मिलेगा। ये तो केवल और केवल भारोत्तोलन की अगर बात किया जाए तो गुरु राजा की बात किया जाए, गुरु राजा पुजारी के द्वारा जो है 61 केजी वर्ग में जो है ये कांस्य पदक जीता जाता है। तो अब 3 मेडल यहाँ और 3 यहाँ, यानी 6 मेडल अभी तक आया है 1 अगस्त तक। और जैसे ही आते रहेगा हम अपडेट करते रहेंगे। और ये जो देख रहे हैं, ये दृश्य में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सत्संग विहार। सत्संग विहार बोलते हैं। आपसे पूछेगा सवाल कि सत्संग विहार झारखंड के कौन सा जिला में देखने को मिलेगा। ये इस पिक्चर के माध्यम से आपको पहचानना है। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे ऋषि मुनि जो थे ना, ये शांति फील करने के लिए यहाँ जाते थे। तो ये था आज का सेशन। हम उम्मीद करेंगे ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डीप में हम ला रहे हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि कहीं पे गुंजाइश न रहे कोई भी सवाल छोड़ने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा झारखंड।